अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है रिवीजन में मेजर ऑफ डिस्पर्जन। वेरियस तक हमने देख लिया। आज स्टैंडर्डाइजेशन देखते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन की डेफिनेशन भी आपके पेपर में आई हुई थी शॉर्ट क्वेश्चन में, लेकिन मोस्टली बच्चों की ये भी सही तरीके से वो लिख नहीं पाया, तो इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना। स्टैंडर्डाइजेशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन, यानी कि जो आपका वेरियस का डेफिनेशन है उसके साथ आपने बस पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिख देंगे तो ये आपकी स्टैंडर्डाइजेशन की डेफिनेशन बन जाएगी। स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली स्क्वायर रूट होता है वेरियस का। In other words, standardization is the positive square root of the variance। ठीक है, इन्होंने ये बात भी बता दी यहाँ पे। ये अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला था डेविएशन वाला, और ये शॉर्टकट फॉर्मूला था अनग्रुप डाटा के साथ। तो आप इसमें से जो आपको फिजिबल लगे आप वो कर लो। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जस्ट फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाती है अनग्रुप डाटा के साथ, और ये इसका शॉर्टकट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई हो जाती है डेविएशन के साथ, और ये शॉर्टकट फॉर्मूला आ जाता है इसका। ठीक है, और यहाँ पे ये आप अगर डेविएशन जो है एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब सॉरी आपने डेविएशन करनी हो आर्बिट्रेरी वैल्यू डी वाली, तो फिर आप इसको भी इस तरह से कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी में भी डेविएशन कर सकते हैं, एफ मल्टीप्लाई एफ डी, और डी किसके इक्वल होता है वाई माइनस ए के इक्वल, यानी मिड पॉइंट माइनस ए। अगर आपका ग्रुप डाटा है और अगर अनग्रुप डाटा तो ओरिजिनल वैल्यूज में से आपने ए को माइनस कर देना है। अगर आपका यू के मेथड के थ्रू भी आप कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एस इक्वल टू एच अंडर रूट एफ समेशन एफ यू स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ होल स्क्वायर। नेक्स्ट कैलकुलेट वेरियस एंड स्टैंडर्डाइजेशन फॉर द डाटा। ये आपके पास अनग्रुप डाटा है तो इसके आपने वेरियस और स्टैंडर्डाइजेशन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो आपने इसका मीन कैलकुलेट कर लिया, वो 4 आ जाएगा। आपने डेविएशंस ले ली, उस डेविएशन का स्केल ले लिया। अब आपने वेरियस वाले फॉर्मूले में पुट कर दी डेविएशंस को, और स्टैंडर्डाइजेशन जो आपका आता है वेरियस उसका अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ग्रुप डाटा गिवन हो तो फिर आपने कैसे कैलकुलेट करना है। आपने जो है मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया सबसे पहले, और मिड पॉइंट को फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके एफ वाई हो गया, और एक ये इस तरह से आप ये कॉलम कैलकुलेट कर लेंगे। चाहे तो आप शॉर्टकट मेथड से कर लें, और चाहे तो आप ये जो है डेविएशन वाले मेथड से कर लें। शॉर्टकट मेथड से कर लें वो ज़्यादा फिजिबल रहता है वैसे। तो यहाँ से आपने मीन कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे पहले डेविएशन कैलकुलेट की, फिर डेविएशन का स्केल लिया, फिर उसको फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई, 2-3 उन्होंने यहाँ पे कॉलम्स को मिस कर दिया। तो आप चाहे तो वो वाला दूसरा मेथड कर लें, और अगर चाहते हैं तो यही कर लें। ठीक है, इसको पुट किया और यहाँ से कैलकुलेट करके आपके पास वेरियंस का और स्टैंडर्डाइजेशन का रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट कैलकुलेट वेरियंस स्टैंडर्डाइजेशन बाय यूजिंग एन प्रोविजनल मीन। अब प्रोविजनल मीन का जहाँ भी आपको ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हो जाता है, तो आपने डी वाला मेथड यूज़ करना होता है। ये आपको अक्सर पेपर में आ जाता है और आपको समझ नहीं आती कि प्रोविजनल मीन का क्या मतलब है, तो ये डी वाले मेथड को आपने यूज़ करना होगा। अच्छा, सबसे पहले वैल्यूज देखी, इसमें से आपने जो है मिडिल वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया ऐसा डी वो ए, फिर उससे डी कैलकुलेट कर लिया वाई माइनस 15, फिर डी स्केयर कैलकुलेट कर लिया। इसका समेशन डी स्केयर ओवर एन समेशन डी ओवर होल स्केयर आपने इसको फिट कर दिया, वेरियंस आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियंस क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द वेरियंस एंड द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। अगर आप किसी कांस्टेंट का वेरियंस नहीं है स्टैंडर्डाइजेशन में तो वो जीरो आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 वैल्यूज है, उसका अगर आप वेरियंस कैलकुलेट करते हैं तो वो जीरो आएगा। ये आपको एमसीक्यूज में आएगा, लेकिन मोस्टली बच्चों का ये गलती था। अगर आपको फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर कोई वैल्यूज आपको गिवन है 4 उसका वो कहते हैं वेरियंस और स्टैंडर्डाइजेशन कैलकुलेट करें, तो इसका वेरियंस स्टैंडर्डाइजेशन जीरो होगा। कोई भी वैल्यू हो सकती है 10 10 4 4 3 3 2 2। अब जीरो क्यों होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यूज है, इनके दरमियान में वेरिएशन तो है ही नहीं। हम तो वेरिएशन मेजर कर रहे होते हैं ना वेरियंस और स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू, तो इनके दरमियान में कोई वेरिएशन है ही नहीं, तो वो जीरो आ जाएगा। द वेरियंस एंड स्टैंडर्डाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ओरिजिन। अगर आप कोई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप वेरियंस इंडिपेंडेंट होता है उससे, तो वेरियंस उसको जो है मेजर नहीं करता, जस्ट वेरियंस ऑफ वाई आ जाएगा। वो जो वैल्यू आपने ऐड की थी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि वेरियंस ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट अगर आप कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो भी नहीं रहेगा। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन में भी अगर कुछ ऐड कर रहे हो वैल्यूज डिजिटल वैल्यूज में तो वो जीरो कंसिडर हो जाएगा। अगर माइनस करो तो वो भी नहीं आता है आपका, y का ही स्टैंडर्डाइजेशन में वेरियंस आएगा। When all the values are multiplied, अच्छा जी, इसके बाद फिर आपने प्रॉपर्टी अगर करनी हो इस थर्ड प्रॉपर्टी में when the values are multiplied with a constant the variance of the values multiplied by स्केयर। अगर आप किसी जो है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं वो स्केयर की फॉर्म में बाहर आ जाता है। अगर आप किसी कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो वो 1/*
स्केयर की फॉर्म में बाहर आ जाता है। सिमिलरली अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन से कर रहे होते हैं तो वो सिंपल ए की फॉर्म में और 1/a की फॉर्म में आ जाता है, कॉन्स्टेंट की फॉर्म में बाहर एजिटेट, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है वेरिएंस इन स्टैंडर्डाइजेशन इज द सम ऑफ और डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज द सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेरिएंसेस। अगर आप कोई चीज़ ऐड मतलब दो वेरिएबल्स जो है उनको ऐड कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये हमेशा एडिशन की फॉर्म में ही आपके पास आएगा स्टैंडर्डाइजेशन वेरिएंस, इसमें माइनस नहीं आता है। अगर आप कंबाइन कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो कंबाइन, अगर पहले आप कंबाइन मीन ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो कंबाइन स्टैंडर्डाइजेशन का ये फॉर्मूला इसके थ्रू आप करेंगे। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज में उनको भी आपने करना है। नेक्स्ट आता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड अदर रिलेटिव मेजर। तो अब इसमें अभी तक जो हमने सारे पढ़े हैं ये हमारे एब्सोल्यूट मेजर्स थे, रेंज भी, क्वांटम डेविएशन भी, नेक्स्ट मीन डेविएशन भी, उन सब में यूनिट इन्वॉल्व था। उनके कोएफिशिएंट में यूनिट इन्वॉल्व नहीं था लेकिन उनमें इन्वॉल्व था मीन वेरियस में, स्टैंडर्ड डेविएशन में। अब जो हम पढ़ने लगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसमें यूनिट इन्वॉल्व नहीं होता, ये रिलेटिव मेजर होता है। अब इसमें ये होता है कि आप डिफरेंट जो डाटा सेट्स हैं उनको आप जो है कंपेयर कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा, ठीक है। द ग्रुप विच हैज़ लोअर वैल्यू कोएफिशिएंट वेरिएशन इज कंपैरेटिवली मोर कंसिस्टेंट। जिसकी सीवी की वैल्यू कम होगी वो मोर कंसिस्टेंट होगा, जिसकी सीवी की वैल्यू बड़ी होगी वो मोर वेरिएबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप सीवी का फार्मूला कोएफिशिएंट वेरिएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100 इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। ये सैंपल का और ये पॉपुलेशन का है। ये दोनों सेम यूनिट्स के डाटा है, इस वजह से ये डायमेंशन लेस यूनिट लेस डाटा बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट के बाद है as it is ratio of two quantities with the same unit is dimensionless for the sum data whether it is unit millimeter, मतलब जो भी कोई भी यूनिट होंगे वो यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्जाम्पल आपको मीन गिवन है और स्टैंडर्डाइजेशन गिवन है तो आपने ये कोएफिशिएंट वेरिएशन कैलकुलेट करना होगा तो इस तरह से करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई जरूर करते हैं, इसको परसेंटेज में कर सकते हैं। लार्ज वैल्यू ऑफ सीवी इंडिकेटर ऑब्जर्वेशन हैव मच स्प्रेड रिलेटिव टू द साइज ऑफ द मीन। अब मैंने आपको बताया अगर लार्ज सीवी की वैल्यू होगी तो मोर वेरिएबिलिटी होगी डाटा में, सीवी की वैल्यू स्मॉल होगी तो वो मोर कंसिस्टेंट होगा। ये आपसे इंटरप्रिटेशन पूछ भी सकते हैं पेपर में। अच्छा जी, नेक्स्ट आपको यहाँ पे उन्हें दो डाटा सेट्स दे दिया, डाटा 1 और मेथड 2, उसका मीन दे दिया, उसका स्टैंडर्डाइजेशन दे दिया, उसका सीवी भी कैलकुलेट करके बता दिया। अब आपने बताना है कि सीवी इज ऑलमोस्ट बीइंग इक्वल, यानी कि 9.3 और 9.5 आ रहा है तो ये आपस में क्लोज ही है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। बोथ मेथड्स आर इक्वली रिलायबल। We actually don't compare the standardization since the mean well is apparently be widely different. अगर आपने और रिलेटिव मेजर कौन कौन सोचे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो हमने अभी मैंने बताया आपको, रेंज तो होती है आपकी एब्सोल्यूट लेकिन उसका कोएफिशिएंट होता है रिलेटिव। सिमिलरली क्वांटिटेटिव आपका होता है एब्सोल्यूट लेकिन उसका कोएफिशिएंट होता है रिलेटिव। अब यहाँ से आप मीन डेविएशन का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन डेविएशन मीडियन से आपने जो कैलकुलेट किया उसके थ्रू भी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन का भी ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं एज वेल एज वाई बात के थ्रू। अभी आपको डाटा गिवन है, देखिए आपने आप क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन कैलकुलेट करना फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको वाई वैल्यूज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहले तो आप इसका जो है मीन कैलकुलेट कर लेंगे, फिर मीन के बाद स्टैंडर्डाइजेशन आप चाहे डेविएशन फार्मूला से करें चाहे शॉर्ट फार्मूला से करें, आप ये कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद आपने सीवी कैलकुलेट कर लिया, आपके पास क्या आ जाएगा 108.92%। अगर आपको देखिए इस तरह से एस बी गिवन हो, एन बी गिवन हो, या उन्होंने कहा कि कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करें तो आपको सबसे पहले कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर कंबाइंड स्टैंडर्डाइजेशन, उसके बाद आपने जो है सीवी कंबाइंड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको भी आपने अच्छी तरह से कर लेंगे। मूवमेंट्स का जो है टॉपिक आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। स्क्यूनेस क्या होता है, ये आपका जो मतलब लैक ऑफ सिमेट्री ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप डेफिनेशन आपको आ सकती है पेपर में। द वर्ड स्क्यूनेस मींस लैक ऑफ सिमेट्री ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, एमसीक्यू में भी आ सकती है। असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज वन इन व्हिच मीन मीडियन, आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि अगर मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल हो जाए तो वो सिमेट्रिकल डाटा होता है, और अगर मीन मीडियन मोड आप इक्वल ना हो तो फिर इसमें इसका मतलब स्क्यूनेस है डाटा में। फिर आपने देखा पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है।
अगर आपके डाटा की तीनों वैल्यूज इक्वल होती है तो सिमेट्रिक हो जाता है। अगर आपकी वैल्यूज देखिए इस तरह से शेप बन रही है तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। इसमें आपका जो है मोड यहाँ पे आ रहा है, मीडियन में तो हमेशा दरमियान में ही आना है, तो ये मीन आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी मोड जो हायर वैल्यूज होती हैं, मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है वो मोड हो जाएगा, दरमियान में मीडियन और स्टार्टिंग में मीन। ये नेगेटिवली स्क्यूड होगा। पॉजिटिवली स्क्यूड तो ये इसका मतलब है आपका मीन ये है सबसे ज़्यादा, मतलब ये देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू आपकी हो जाएगी मीन की, उससे छोटी आपकी मीडियन की और उससे छोटी आपके मोड की। ये आपका हो गया पॉजिटिव स्क्यूड। नेगेटिव स्क्यूड में आपके मोड की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद आपकी मीडियन की होती है सेकंड पे और थर्ड पे आपके मीन की। इसका रिलेशन आपको मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस चैप्टर में। आपको मीन मीडियन मोड की वैल्यू देख के भी पूछ सकते हैं कि ये बता दें इसमें क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड या सिमेट्रिक। नेक्स्ट आता है स्क्यूनेस मे बी वेरी एक्सट्रीम इन सच केस इज कॉल्ड जे शेप। इस तरह से जे शेप की फॉर्म में भी आ सकती है स्क्यूनेस, ये जे शेप है। अच्छा जी, ये एक्सट्रीम वैल्यूज के केस में आती है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक था वो कर्टोसिस का है। नेक्स्ट यहाँ से आपको क्या आता है कि वन ऑफ द न्यूमेरिकल मेथड यूज्ड टू नो अबाउट सिमेट्री ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीटा 1 कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमने जब इसको यूज़ ही नहीं किया, मतलब हमने मूवर्स कैलकुलेट करना नहीं सीखा, क्योंकि आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। आप जो है बाउले वाला मेथड यूज़ करेंगे। अगर आपको स्क्यूनेस को जो है मेजर करना हो तो आप ये करेंगे मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड वेरिएशन। ये मेथड के थ्रू भी आप कर सकते हो, कार्ल पियर्सन फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, या फिर आप सेकंड मेथड के थ्रू भी कर सकते हो, 3 मीन माइनस मीडियन ओवर एस। ठीक है, इससे आपने जो है वैल्यूज़ को कंपेयर करके बता सकते हो कि आपका जो है डाटा सिमेट्रिक है या स्क्यूनेस है, किस तरह की पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। और इसको जब जीरो से कंपेयर करेंगे, अगर वैल्यू आपकी जीरो आती है तो आप कह देंगे सिमेट्रिक है, अगर जीरो से बड़ी है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, अगर जीरो से बिलो है तो नेगेटिवली स्क्यूड है। बाउले के थ्रू भी आप कर सकते हैं कि आपने क्वालिटी डिविजन कैलकुलेट करना भी सीखा हुआ है, ये फार्मूला भी के थ्रू भी आप कर सकते हैं। इसकी रेंज -1 से 1 होती है। सिमेट्रिक के केस में ये जीरो होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है, या उन्होंने करके यहाँ पे आपको बता दें, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपने कैलकुलेट करना है। आपने डी वाला मेथड डेविएशन के थ्रू किया, ये यहाँ से डी मीन कैलकुलेट कर लिया, मीन मीडियन मोड, और फिर इसकी आपने जो है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करके बता दिया। नेक्स्ट फिर आपको बाउले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी पेपर में आ सकता है। आपको क्लासेस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपने क्लास बाउंड्रीज बना ली, क्लास फ्रीक्वेंसी बना ली, और आपने Q1 Q3 के थ्रू कर सकते हैं, जो उन्होंने बाउले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला आपको होता है गिवन। इसके बाद आता है कर्टोसिस क्या है। The word kurtosis is used to indicate the length of the tails and thickness of the symmetrical distribution। ये बेसिकली आपके जो डाटा में मतलब डाटा को बताता है पीक क्या है, कि मतलब वो ज़्यादा उसकी लेंथ है या वो फ्लैट है या वो पीक है, ये चीज़ों के बारे में हमें बताता है। जिस तरह से सिमेट्रिक में डाटा, सिमेट्रिकल डाटा भी हो सकता है प्लेटोकर्टिक, मेसोकर्टिक या लेप्टोकर्टिक, इस तरह से हो सकता है। लेप्टोकर्टिक को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं या उसको सिमेट्रिक भी कहते हैं। लेप्टोकर्टिक का मतलब होता है मोर पीक डाटा में, more peak and has many values around the mean in the tails away from the mean, whereas Platocartic is a bit flat and has more values between the mean and tails compared to the Mesocartic। ये आपको मेसोकर्टिक यानी कि आपको बता दी उन्होंने थिकनेस इसमें क्या है, नहीं है इसमें ज़्यादा, ये मेसोकर्टिक है कि आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक को शो करता है। प्लेटोकर्टिक में आप देख लें इस तरह से आपकी ये शेप बनी हुई होती है। नेक्स्ट आपका जो आ जाता है लैप्टोकर्टिक में, ये देखें बहुत ज़्यादा पीक बनी हुई है, तो ये आपका लैप्टोकर्टिक हो गया। ये ऊपर वाला जो है ये फ्लैट है, जो आपका प्लेटोकर्टिक होता है ये फ्लैट होता है, और जो लैप्टोकर्टिक होता है इसमें मोर पीक होती है। मेसोकर्टिक नॉर्मल होता है। ठीक है, यहाँ से आपने इसको देख ले लिया कि ये लैप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में भी कंपोजिट ऑफ 2 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से इसको आपने देख लेना है। लेकिन आप बीटा 2 के थ्रू नहीं करेंगे, क्योंकि आपने वो करना नहीं सीखा है यहाँ से कर्टोसिस को, क्योंकि मूवर्स में कही है, तो आप कर्टोसिस इसके थ्रू बीटा 2 के थ्रू नहीं कैलकुलेट करेंगे। आप इस तरह से कर सकते हैं। ये क्वार्टर डिविजन P90 - P10, मगर परसेंटाइल भी आपके कोर्स में नहीं था, तो आप इसको जस्ट जो है कैलकुलेट करके, मतलब शेप बना के चेक कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा। कर्टोसिस आपको बेसिकली कर्टोसिस का जो है वो थ्योरेटिकल तक ही है आपका।